नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात असम विधानसभा चुनाव की करेंगे क्योंकि 9 अप्रैल को यहां पर मतदान है और असम में खास करके कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि वहां पर जातीय समीकरण क्या कह रहा है और किस जाति का झुकाव किस ओर है, किस पार्टी की ओर है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि परिसीमन के बाद, जब से असम में परिसीमन हुआ उसके बाद ये पहला चुनाव है और परिसीमन के बाद वहां पर स्थिति क्या बदल गई है क्या। 40 से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां पर इस बार नए क्षेत्र होंगे। मतलब क्षेत्र तो सभी का बदला गया, लेकिन 40 से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां पर कि मतदाता जो हैं वो इधर से उधर ज्यादा गए हैं और उसमें परिवर्तन ज्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है। और उन 40 में भी 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि बिल्कुल ही जो नए समीकरण होंगे खास करके मतदाताओं का, उस पर निर्भर करेगा कि किसकी जीत और किसकी हार होगी। यहां तक कहा जा रहा है कि जो खास करके हिमंता बिस्व शर्मा की सीट है, उस सीट पर भी इस बार परिसीमन का असर देखा जा रहा है। हालांकि हिमंता बिस्व शर्मा काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन इसके बावजूद उस सीट पर भी इसका असर देखा जा रहा है। इस सब पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि परिसीमन का असर कहां सबसे ज्यादा हो रहा है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हैं। संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि परिसीमन के बाद पहली बार असम में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। बताया यह जा रहा है कि 40 से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां पर कि नए मतदाता समीकरण के हिसाब से वहां पर तय होगा कि जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक प्रकार से जो अपने आप को पूरी आसान्वित है कि उनकी तीसरी बार यानी वो हैट्रिक लगाकर इस बार असम की गद्दी पर फिर से काबिज होने वाली है। क्या उसमें परिसीमन की वजह से कुछ आपको लग रहा है कि कहीं इधर उधर तो नहीं होगा जो परिसीमन हुआ है, या परिसीमन इसलिए किया गया है कि उनको और लाभ हो? नहीं, देखिए, परिसीमन से निश्चित रूप से जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें थी उसकी संख्या हम्म। घटी है और एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें थी हम्म। उसकी संख्या बढ़ी है। और सबसे हम्म। बड़ी बात है कि जब हम अलग अलग इलाकों में बात करेंगे तो हम्म। अलग अलग असम के इलाकों में जो कई सीटें या तो मर्ज कर दी गई हैं, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जैसे दो मुस्लिम बहुल सीटों को एक में मर्ज कर दिया गया। अगर कहीं मुस्लिम ज्यादा प्रभावशाली हैं तो उनका वोट इस तरह से शिफ्ट किया गया है कि उनका प्रभाव उन सीटों पर कम हो गया। तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ओवरऑल मैं बता दूं, जो जानकारी है कि जो एसटी के लिए रिजर्व सीटें थी पहले, हम्म। उसको 16 थी, वो बढ़कर 19 हो गई है। 19 हो गई है। यानी यहां पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े ही नहीं हो सकते। उसके अलावा हम्म। जो कहा जा रहा था कि 31 मुसलमान कैंडिडेट जीते थे 2021 के चुनाव में, हम्म। यही लहर थी बीजेपी की। और इसी तरह पोलराइज्ड इलेक्शन हुआ था, 31 मुसलमान कैंडिडेट जीते थे। लेकिन अब जो डिलिमिटेशन के बाद जो जानकारी सामने आ रही कि केवल 23 ऐसी सीटें हैं जो कि हम्म। मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है। और खुद हिमंता बिस्व शर्मा ने बोला है कि 103 सीटों पर नतीजे जो हैं, अब वो हिंदू समाज, आदिवासी समाज, कास्ट असमी ये तय करेंगे। बंगाली हिंदू जो यानी बांग्लादेश से भी जो आए या जो पश्चिम बंगाल वाले हिंदू यहां बस गए, वो तय करेंगे 126 में 103 सीटों के नतीजे। और 23 सीटों के नतीजों पर जो है उनका मुस्लिम वोटरों का प्रभाव होगा। अब अगर मैं बारी बारी से बताऊं तो मैं बताता हूं बराक वैली का जो रीजन है प्रवीण जी, वहां पर किन किन सीटों पर बदलाव हुआ है। और थोड़ा सा अपने दर्शकों को यह बता दें कि बराक वैली में आता कौन कौन सा इलाका है, ताकि उनको पता चले कि बराक वैली में कौन कौन सा इलाका आता है। बस, तो वहां भी चेंज हुआ है। बराक वैली के भी समीकरण बदले बदले हैं। हैं। जैसे बराक वैली में आता है, देखिए, चाचर, हाइलाकांडी और करीमगंज। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिलचर है। सिलचर तो काफी मशहूर जगह है। तो बराक वैली में क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये बताता हूं। पहले बराक वैली में 15 विधानसभा की सीटें होती थी,
वो घट के 13 हो गई। तो यानी 2 सीटें वहां कम हो गई, और ये इलाका माना जाता है कि यहां पे मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है। तो अब देखिए इसमें परिसीमन क्या हुआ, 15 से 13 सीटें हो गई, तो यहां 2 सीटें घटने से बीजेपी को यह फायदा हुआ कि इन 2 सीटों पर जो घटा, इसमें गैर बीजेपी कोई जीत ही नहीं पाएगी जब 2 सीटें ओमिट हो गई। अब उस पर विरोधी अगर जीतने की क्षमता भी रखते तो जीत नहीं पाएंगे, ये बीजेपी को फायदा हो गया। दूसरा, इन्होंने क्या किया कि कई सीटों को रिजर्व कर दिया गया है परिसीमन में, और मुस्लिम वोटरों को इस तरह से डिवाइड किया गया है ताकि वो बहुत ज्यादा सीटों पर प्रभावशाली ना रहे। मान लीजिए कहीं 50% वोटर थे, तो उसमें से 20%। जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहां पर खास करके जो सामान्य सीट पर ही मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, तो सामान्य सीट अगर वहां पर उसको हटा करके उसको रिजर्व कर दिया गया, और वहां पर अगर मुस्लिम मतदाता ज्यादा है तो वो मुस्लिम उम्मीदवार वहां से चुने ही नहीं जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? जी, मतलब अगर, हाँ वो भी एक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर वो एसटी हो गया या एससी के लिए आरक्षित हो गया तो वहां से मुस्लिम कैंडिडेट खड़े ही नहीं होगा, ये बात। और जब मुस्लिम कैंडिडेट खड़े नहीं होंगे तो जब हर तरफ से हिंदू कैंडिडेट ही होंगे तो मुस्लिमों का उत्साह फीका पड़ जाएगा कि जब उनके कैंडिडेट ही सिलेक्ट नहीं होंगे। तो ये बात है। अब देखिए मैं सीट वाइज बता रहा हूं, बराक वैली की सीटें, एक है धुबरी बिलासपाड़ा ईस्ट और वेस्ट सीट, धुबरी बिलासपुरा ईस्ट सीट और धुबरी बिलासपाड़ा वेस्ट सीट। ये पहले 2 अलग अलग सीटें हुआ करती थी, इसको मर्ज कर दिया गया, और ये दोनों मुस्लिम बहुल सीटें होती थी, यहां से मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतते थे। अब मान लीजिए पहले 2 मुस्लिम कैंडिडेट जीता करते थे, अब एक ही मुस्लिम कैंडिडेट इससे जीत पाएगा। अगर मुस्लिम बहुल भी है तो एक ही जीत पाएगा। और इसी तरह देखिए अभयपुरी नॉर्थ और अभयपुरी साउथ, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया इन सीटों को। अब यहां से पहले 2 मुस्लिम कैंडिडेट जीतते थे, 2 मुस्लिम एमएलए हो जाते, तब 1 होंगे, यानी 4 एमएलए यहां से हो जाते थे इन जगह से, धुबरी बिलासपाड़ा ईस्ट और वेस्ट और अभयपुरी नॉर्थ साउथ करके 2 कर दिया गया, 2 कर दिया गया, बिल्कुल। अब एक देखिए बारखोला सीट पर भी समीकरण बदल दिया गया। बारखोला एक सीट है, पहले यहां AUDIF जीतती थी, अब ऐसा समीकरण बना दिया गया है कि वहां से अब मुस्लिम कैंडिडेट का जीतना नामुमकिन है। इसी तरह एक हैलाकंडी एक सीट थी, इसको 50-50 ऐसा बैलेंस किया गया है कि अंततः मुस्लिम वोटरों के रहने के बावजूद अगर पोलराइज्ड होकर हिंदू एनडीए कैंडिडेट को वोट देगा तो हैलाकंडी सीट भी AIUDF के हाथ से निकल के एनडीए के खेमे में जा सकती। इसी तरह एक सीट है अलगापुर और काठीचेरा, इसको भी 2 सीटें थी ये पहले अलग अलग, और इसको भी जोड़कर 1 सीट बना। जो मैंने बताया कि यहां से भी यानी 6 मुस्लिम एमएलए जहां से जीतते, अब वहां से अगर मुस्लिम एमएलए जीतेंगे भी तो 3 ही जीतेंगे। इसी तरह नॉर्थ करीमगंज की एक सीट है, जो नॉर्थ करीम बारापुर और नॉर्थ करीमगंज, ये मिक्स प्रोफाइल वाली सीटें थी, यानी ये 2 सीटें ऐसी थी नॉर्थ करीमगंज और बादापुर जो कि ऐसी थी कि वहां मुस्लिम भी जीत सकते थे। अब उसको क्लियर ऐसा परिसीमन किया गया कि वहां से हिंदू ही जीतेगा, मिक्स प्रोफाइल से उसको बदल के हिंदू मेजोरिटी सीट में बदल दिया गया। उसी तरह देखिए पत्थरकंडी एक सीट है और यहां भी इसको हिंदू डोमिनेटेड सीट में बदल दिया गया है। रामकृष्णा नगर जो पूर्व जो थी रायबारी सीट थी जो एससी के लिए आरक्षित थी, उसमें भी समीकरण ऐसे बदले कि हिंदू वोटर्स जो है सबसे प्रभावी भूमिका में आ गए हैं। तो इसका मतलब देखिए बराक वैली में भी चीजें क्या बदली वो मैंने बता दिया। बराक वैली में चीजें ऐसी बदली कि लगभग 7-8 जो मुस्लिम बहुल सीटें थी उसकी संख्या घट के 3 या 4 पे सिमट गई, तो 4 तो यही घट गई और 2 विधानसभा की सीटें घटा दी। थोड़ा सा रोकेंगे, चूंकि बराक वैली का आपने जिक्र किया तो आपने कहा कि ये ज्यादा मुस्लिम डोमिनेंट इलाका था और यहां से ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर आते थे, और पिछली बार आपने जो आंकड़ा कहा कि 31 उम्मीदवार मुस्लिम जीतकर आए थे। इस बार अगर वो पहले से 1 तो 4 आपने जो बताया कि 4 सीट को 2 सीट में मर्ज कर दिया गया है, तो 2 ही वो संख्या तो ऐसे ही घट गई। क्या यहां पर भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो पहले आरक्षित नहीं थी, अब उसको आरक्षित भी कर दिया गया है ताकि मुस्लिम उम्मीदवार वहां से कम चुनकर आए?
नहीं, इस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया है, बस मैंने ये किया है आपको कि ओवरऑल जो है कहां कहां का इक्वेशन बदला गया। जो मैंने अभी तक डाटा दिया, जो अभी तक सीटें बताई, उसमें उसको ये देखा गया है कि वहां से मुस्लिम उम्मीदवार ना जीत पाए, उसका कॉम्बिनेशन किया गया है। और आरक्षित वाला अभी तक एंगल इसमें नहीं आया कि एसटी के लिए कर दिया या एससी के लिए कर दिया, ऐसा नहीं किया गया। उसको ये किया गया है, उसको हम लोग अगले कार्यक्रम में लाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे दर्शकों को एकदम बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिले कि जो हम लोग कह रहे हैं कि जो खास करके जो बराक वैली है जहां से ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर आते थे, क्या इस बार सरकार कुछ सोच समझ करके वहां एक तो डिलिमिटेशन और उसके बाद क्या वहां पर कुछ रिजल्ट भी किया गया है, इसको लेकर भी हम एक कार्यक्रम करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जिस पर कर रहे हैं कि परिसीमन का ओवरऑल असर क्या होगा, उसको लेकर कर रहे हैं। जी संजीव जी, आगे बताइए। हाँ, जो आपने कहा एसटी की सीटें वो दूसरे दूसरे इलाकों में हुई है। जैसे अब अपर असम का आ जाए इलाका, जो अपर असम का इलाका है, मैं थोड़ा दो चार मशहूर जिले का नाम बता दूं इसमें, जो आप नलबारी सुनते हैं, कोकराझार सुनते हैं, कामरूप मेट्रोपॉलिटन सुनते हैं, गोलपाड़ा सुनते हैं, चिरांग सुनते हैं, ये सब जो है ये लोअर असम में आता है। सॉरी, ये लोअर असम में आता है। और ये लोअर असम की में क्या क्या चेंजेस हुए हैं नए परिसीमन के बाद, ये मैं बताऊं। देखिए, नए परिसीमन के बाद वही तरीका अपनाया गया है। पहला तरीका है कि मुस्लिम वोटों को अगर कहीं एक जगह कंसंट्रेटेड है तो उसको कई विधानसभाओं में बांट देना, वो तो है ही। और अगर वो चीज संभव नहीं हो पा रही तो उसको एससी या एसटी के लिए रिजर्व कर दे, जो आपका सवाल था। अभी देखिए, जैसे बोको छाया गांव नाम का एक नया सीट बनाया गया है, जो एसटी के लिए बना एससी के लिए बना दिया गया। ये एसटी के लिए बनाया गया बोको छाया गांव। पहले ये दो सीटें होती थी, एक बोको जो एससी के लिए रिजर्व थी और दूसरा छाया गांव जिसपे कि माना जाता था कि ये यहाँ पे बीजेपी की स्थिति कमजोर है। तो इन दोनों को मर्ज करके एक सीट बना दिया गया बोको छाया गांव, और इसको एसटी के लिए रिजर्व कर दिया गया। और ये बोको एससी सीट और छाया गांव जनरल सीट, ये दोनों सीट 2021 में कांग्रेस ने जीती थी। आप देखिए कितनी स्ट्रेटजी कितनी पैनी है परिसीमन की। अब देखिए, एक है गोल, भारतीय जनता पार्टी जो है वो साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर रही है कि किसी ना किसी प्रकार से उनको हैट्रिक लगाने के लिए वो एन केन प्रकार हर हथकंडा अपना रहे हैं कि ताकि वो इस बार चूक ना जाए। हाँ, देखिए उसके पीछे वहां के जो ट्राइबल्स बोल रहे हैं और जो असमी जो प्राइड से जो चाहे असमी स्टूडेंट है, उनका ये कहना है कि हमें एनी हाउ असम के कल्चर और लिगेसी को बचाना। उनका ये कहना है कि जो हमारे देसी मुस्लिम हैं, जो असम भाषा में बात कर रहे हैं, वो सदियों से यहां रह रहे हैं, उन पर कोई खतरा नहीं आना चाहिए। लेकिन कोई घुसपैठिया आ गया है जो असमी भाषा में बात नहीं कर पाता है, इसी से वो पकड़ लेते हैं कि वो असमी जो घुसपैठिया जो मुस्लिम है वो बाहर का है या भीतर का है। जिसको ऐसे उदाहरण देके समझाऊं कि अगर आप मिथिला क्षेत्र में भी जाएंगे बिहार के, तो वो मुस्लिम समाज भी मैथिली भाषा बोल लेता है आराम से। उसी तरह भोजपुरी क्षेत्र में जाएंगे तो मुस्लिम भी भोजपुरी क्षेत्र का भोजपुरी में ही बात करता है। तो असम के जो लोकल एससी एसटी हैं या कास्ट असमीज हैं, उनका यह कहना है कि हमें असम के मूल मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे बहन हैं, उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए, वो उसी असमी प्राइड में ही आ जाते हैं। और उनका यह कहना है कि इन असमी मुसलमानों का हक जो है, जो बाहर से घुसपैठी आते हैं बांग्लादेश से खास करके, वो खा रहे हैं। ये असम के लोगों का ये कहना। तो यहां दूसरी बात है, यहां असमी प्राइड में वो भी आते हैं जो असमी भाषी मुसलमान हैं, और उनको भी लगता है कि जो बाहर से मुस्लिम आए हैं उन्होंने उनका जमीन छीन लिया है, शादी विवाह कर रहे हैं, और उनकी वजह से उनको छोटे मोटे जो रोजगार मिलते थे, जो नॉन स्किल्ड लेबर वाला था, वो सब भी हड़प लिया है। ये वहां के असमी मुसलमानों का भी डिमांड है। तो उसको इस रूप में देखा जाए। अब देखिए, एक और सीट है लोअर असम की, गोपालपाड़ा वेस्ट, इसको भी कांग्रेस ने जीता था 2021 में। इसको परिसीमन के बाद एसटी सीट घोषित कर दिया गया। जो आप पूछ रहे थे कि किन किन सीटों को एसटी, तो मैंने बोला था कि इस इलाके में बराक वैली में तो अभी नहीं आया मेरे सामने, लेकिन लोअर असम में जो आया है वो मैं आपको बता रहा हूं कि किन किन सीटों को एसटी घोषित कर दिया गया है।
तो ये गोपालपाड़ा वेस्ट भी एक ऐसी सीट है जिसको कांग्रेस ने 2021 में जीता था, इसको एसटी सीट घोषित कर दिया गया है और अब यहां से ऐसी स्थिति हो गई है कि ये सीट कांग्रेस के हाथ से इस बार निकल सकती है। और इससे पहले वाला जो सीट है बोको, जो एससी सीट है, और छायागांव जो सीट है प्रवीण जी, वो भी जो कांग्रेस जीती थी 2021 में, उसको भी मर्ज करके एक एसटी सीट बना दिया गया। यानी 3 सीटों पर कांग्रेस का पत्ता काटने की पूरी तैयारी चल रही। इसी तरह देखिए अभयपुरी, संजीव जी थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को और बता दें कि इसके अलावा, क्योंकि हम कार्यक्रम के जरिए ही बताते भी ज्यादा चलते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं, तो आगे हम आपको एक और विश्लेषण देने वाले हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा कि क्या जो 126 की 126 सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जो सीटें जीती हैं उसमें उसको भी क्या मर्ज किया गया है या नहीं किया गया है, या जिन सीटों पर मतलब विपक्षी पार्टियां जीती थी, खास करके कांग्रेस और उनके एलायंस वो जीती थी, क्या उसी सीट पर ज्यादा इस प्रकार से मर्ज वाली स्थिति हुई है। इसको लेकर भी हम आपको एक अलग डिबेट में लेकर आएंगे कि उसमें कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर कि इसको मर्ज किया गया, वो सीटें इससे पहले किसके खाते में थी, उस पर भी हम लोग आएंगे। संजीव जी आगे हमारे दर्शकों को बताइए कि अब जो लोअर असम का तो ये हो गया, अपर असम में क्या है? लोअर असम में अभी बाकी है, लोअर असम में भी बाकी है। जैसे अभी देखिए अभयपुरी एक सीट है और बिलासी पाड़ा सीट, इनके भी समीकरण को इस तरह से बदला गया है ताकि वहां एनडीए की जीत की संभावना बढ़ जाए। इससे पहले इंडिया अलायंस ने, तत्कालीन इंडिया अलायंस ने इस सीट को जीता था, यानी अभयपुरी और बिलासपाड़ा ये दोनों सीटें जीती थी इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने। लेकिन इस बार कुछ गेम बदल दिया है परिसीमन की वजह से। अब देखिए धुबरी विधानसभा सीट के इलाके में यानी एक और नई सीट बनाई गई है प्रवीण जी। हालांकि उस सीट पर एनडीए की बहुमत नहीं है और ना कांग्रेस की है, वो है सोरभोग भवानीपुर। सोरभोग भवानीपुर सीट पर सीपीएम का कहा जा रहा है कि बढ़त मिल सकती है और नलबारी और बोगाई गांव में भी सीपीएम का असर दिख रहा है। अच्छा, इसी लोअर असम में ही प्रवीण जी जो बोडोलैंड टेरिटोरियल वाला जो इलाका मैंने कहा था, बोडोलैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव ये जो पूरा वो है पीटैट, उसमें ऑलरेडी जो है प्रभाव जो है बीजेपी और बीपीएफ यानी वही हग्राम मोहिलरी वाली जो पार्टी है बीपीएफ, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, इनके साथ अलायंस होने की वजह से इनकी जितनी सीटें हैं 4 जिलों की, उस पे इनकी स्थिति मजबूत है। हालांकि एक सीट ऐसी बताई जा रही है जो सीट है प्रभात झोरा, यहां पे कांग्रेस की स्थिति ठीक ठाक है। तो ये लोअर असम का हो गया। अब हम आते हैं अपर असम में। अपर असम में अगर कोई चेंजेस हुआ है, हाँ, जैसे देखिए अपर असम में आप देखिए एक सीट है टीटावार और टियोक सीट, जहां पे कांग्रेस का चांस नजर आ रहा है। और इसी तरह देखिए कि इसमें इसको जो बांटा गया है प्रवीण जी, अपर असम को इस रूप में बांटा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण वाले जो इलाके हैं, और ये प्रवीण जी सबसे बड़ा इलाका आप कहिए तो 40 प्लस विधानसभा सीटें इसमें आती है अपर असम। और यहां पर भी कई ऐसी सीटें हैं जिस पर कि कुछ कुछ समीकरण बदले गए हैं, लेकिन ज्यादातर सीटों की स्थिति वही है जो पहले थी, यानी डिलिमिटेशन का ज्यादा प्रभाव जो है लोअर, क्योंकि ये देखिए अपर असम ऑलरेडी जो है बीजेपी यहां पे बहुत मजबूत स्थिति में है प्रवीण जी, इसलिए यहां पे बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया गया। वैसे इसमें संजीव जी मैं यही सवाल आपसे पूछा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी डिलिमिटेशन के जरिए भी वहां पर कुछ खेल कर रही है क्या, क्योंकि जो डिलिमिटेशन है वो उन इलाकों में ज्यादा किया गया है या वहां पर सीटों को मर्ज ज्यादा किया गया है जहां पर विपक्षी पार्टियों की जीत हुई थी, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि ये तो हमारा बिल्कुल ही हमारे पक्ष का है, वहां पर थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको खत्म कर दिया गया। हाँ, जैसे मैं बताऊं, बिल्कुल सही कह रहे आप। अपर असम का जो है वो डिवीजन है जोरहाट है सेंटर उसका, और इसके कुछ प्रसिद्ध जिले जो हैं तिनसुकिया, शिवसागर, माजुली, जो आइलैंड है माजुली वो इसी में आता है, लखीमपुर, जोरहाट से ही गौरव गोगोई सांसद हैं, गोलाघाट, डिब्रूगढ़ भी इसी में आता है, धीमाजी और चारदीहो, ये सब आता है। इसको पता है अपर असम को, हमारे दर्शकों को बताएं
कि अपर असम को दो हिस्से में बांटा गया है, एक ब्रह्मपुत्र नदी का उत्तरी छोर और दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी का दक्षिणी किनारे पर बसे इलाके। जो उत्तरी इलाके हैं वहां बीजेपी और असम गण परिषद ने 2021 में क्लीन स्वीप किया था। केवल एक सीट इस इलाके में गई थी कांग्रेस को, वो था नाओ बोईचा। केवल एक सीट गई थी कांग्रेस को, और यह सीट मुस्लिम बहुल है। नाओ बोईचा मुस्लिम बहुल सीट है और वो केवल कांग्रेस जीत पाई थी। जबकि ब्रह्मपुत्र क्या परिसीमन में जो है उस सीट पर कुछ किया गया है खेल क्या? नहीं, अभी तक का जो मेरा रिसर्च है वो सीट जस का तस है, हूबहू है, हूबहू है। देखिए, अगर एक आध सीट कहीं जा भी रहा है, उन्होंने जहां परिसीमन से ज्यादा लाभ लेना था वहां ले चुके हैं। वो जो लोअर असम और बराक वैली, वहां 8-9 सीट तो वहीं चेंज हो गया। 8-9 सीटों को तो मैंने ऐसे ही गिना दिया कि संभावनाएं जो है सीमित हो गई हैं कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की। और ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी इलाके में भी कांग्रेस केवल 3 ही सीट जीत पाई थी। और इस इलाके में देखिए जो है जोरहाट, डिब्रूगढ़, लखीमपुर ये और सोनीतपुर, ये 4 लोकसभा की सीटें आती है। तो ये अपर असम में इसलिए भी बहुत ज्यादा परिसीमन से फर्क नहीं पड़ा है प्रवीण जी, इसके पीछे क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होल्ड है बीजेपी का। चलिए, तो इसलिए बीजेपी और एनडीए का हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर लोग ज्यादातर मतलब ये रहते हैं कि उनकी सीट पर क्या होगा। तो वो एक सीट है जो जालुकबाड़ी सीट है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। उसके बाद इस डिबेट को हम लोग आज यहीं पर खत्म करेंगे, कल आएंगे किसी और मुद्दे के साथ। तो जालुकबाड़ी में, और आज हम एक वीडियो भी दिखाएंगे खास करके हेमंता बिस्वा शर्मा की, कि वहां पर वो किस प्रकार से पॉपुलर है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन के बाद जो है उनकी सीटों पर भी असर पड़ा है। वो जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जालुकबाड़ी से, वहां पर भी असर पड़ा है कि वो पहले जितने मत से जीतते थे, हो ना हो इस बार उतने मत से ना जीते। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि कुछ वो कठिन उसमें भी फंसते नजर आ रहे हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कठिन परिस्थितियों में फंसते आ रहे हैं। देखिए, जो बड़े नेता हैं, मैं थोड़ा सा बताऊं कि वैसे तो हेमंता बिस्वा शर्मा और उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि इस बार मार्जिन हम बढ़ा देंगे जालुकबाड़ी से जीत का। लेकिन देखिए, बड़े जो नेता होते हैं मिला जुला के, उदाहरण दूं कि पिछले बार जब लोकसभा चुनाव 24 में हुआ असम में, तब ये कहा जा रहा था कि गौरव गोगोई जोरहाट सीट नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अंततः जो बड़े नेता है जिनकी एक लीगेसी है, वह उन्होंने सीट निकाल लिया जोरहाट की। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ऐसी दिक्कत है। और जो एक बार ये सीट थोड़ा सा है, रोकेंगे। एक वीडियो हमारे पास है हेमंता बिस्वा शर्मा की, वो वीडियो में अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि वो किस प्रकार से पॉपुलर हैं अपने, खास करके अपने मतदाताओं के बीच। I love you too. तो संजीव जी, ये जो वीडियो है खास करके हेमंता बिस्वा शर्मा की, ये तो खैर पूरे असम के लिए है कि असम की जनता के बीच वो कितने पॉपुलर हैं। वो अपने सीट पर कितने पॉपुलर है, इसका अंदाजा तो इससे लगेगा कि वो कितने मार्जिन से जीत कर आते हैं। हाँ, देखिए, मैं कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, जब पहला प्रोग्राम हमने असम पे किया था, पहला एपिसोड, तब मैंने बताया था कि ट्राइबल्स वुमेन में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है हेमंता बिस्वा शर्मा। कोई उनको भैया कहता है, कोई उनको मामा कहता है। कम उम्र की बच्चियां, लड़कियां उनको मामा कहती हैं और ज्यादा उम्र की उनको भैया कहती हैं। तो ये बताया था कि मर्दों से ज्यादा महिलाओं में ज्यादा लोकप्रिय है आदिवासी समाज में हेमंता बिस्वा शर्मा। तो वो चीज इस तस्वीर से भी, इस वीडियो से भी झलकती है। अब मैं बताऊं कि पिछली बार जो है लगभग 1 लाख वोट से जीते थे हेमंता बिस्वा शर्मा। 1 लाख वोट जीते थे। 2011 में 45,000 वोट से जीते थे। 2006 में 24,000 वोटों से जीते थे और 2001 में 12,000 वोटों से जीते थे। तो पहला चुनाव हालांकि हार गए थे वो 12,000 वोटों से। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा नेता और इतना पॉपुलर नेता
चाहे वो मान लीजिए कि बहुतों के लिए कोई, हर लीडर हर किसी के लिए लोकप्रिय नहीं होता, प्रिय नहीं होता, हो सकता है किसी के लिए उतने पसंदीदा ना हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी लोकप्रियता है असम के लोगों में। और जालुकबारी में पिछली बार वो 1 लाख वोटों से जीते थे। और निश्चित रूप से देखिए, जब वो सीट एक का आखिरी सवाल संजीव जी आपसे लेंगे, एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम लोगों का जो पिछला डिबेट था उसमें एक हमारे दर्शक कमेंट कर रहे थे कि जो खास करके हम लोगों ने उसको उठाया था वो शायद सुन नहीं पाए थे, तो एक बार फिर से हमारे दर्शकों को के लिए बता दीजिए कि वो कह रहे थे कि हमारे मुद्दे को उठाइए, यानी चाय बागान में जो श्रमिक काम करते हैं उनके मुद्दे को वो कह रहे थे कि आप अपने डिबेट में उन मुद्दों को भी शामिल कीजिए। हालांकि हम लोग पिछले उसमें भी लिए थे, लेकिन इसके बारे में भी क्या चाय बागान श्रमिकों के बारे में सरकार कुछ सोच रही है क्या? नहीं, देखिए, चाय बागान श्रमिकों के बारे में तो हमने डिटेल चर्चा की थी। अगर हो सके तो उसका एक चंक अलग से काट के पूरा लगाया जा सकता है, जिसमें मैंने पूरा बताया था कि उनकी आबादी पूरे असम की 17% है, और एसटी का दर्जा मेरे हिसाब से देखिए कि चाहे लाख विवाद हो, लेकिन जो व्यक्ति, जो हमारे आदिवासी भाई बंधु बहना जो 19वीं सदी में असम लाए गए बंगाल से, तत्कालीन बंगाल जो था वो बिहार भी था, उड़ीसा भी, और छत्तीसगढ़ से, सब जगह से जो आदिवासी लाए गए, 19वीं सदी बीत गई, यानी 100 साल, 20वीं सदी बीत गई, 100 साल और जोड़ लीजिए, 200 साल, और ये 226 साल जो फैमिली वहां रह गई, आप उसको एसटी का दर्जा क्यों नहीं दे? सवाल तो ये हो। 226 साल हो गए, और अगर एंग्लो इंडियन राज्यसभा में सिलेक्ट होके जा सकते हैं, तो हमारे आदिवासी भाई जो वहां के गए वो भी आदिवासी हैं, इसमें क्या संदेह है? तो उनको भी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, और बीजेपी ने ये वादा किया, ये पूरा नहीं किया, ये भी हमने स्पष्ट बताया। डेली वेज जो है शायद उनको 400 रुपए अभी किया गया है बढ़ा के, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं है। और देखिए, चाय जो है भारत की लाइफलाइन है, चाय जो है, और हम एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं, तो उस हिसाब से सरकार, देखिए, डेली वेज के साथ अगर कोई कंपनी दे रही है डेली वेज, तो थोड़ा सा सरकार भी कुछ सब्सिडी दे के, कुछ डायरेक्ट, कुछ हर लेबर के अकाउंट में कुछ पैसे डाल सकती अलग से। हालांकि एक चीज और, उनके पास अपने घर का पट्टा तक नहीं है, यह भी जो है एक मानवीय दृष्टिकोण से भी ये गलत है कि 225 साल जो रहे, और दार्जिलिंग टी जिसने फेमस किया, जिसने बनाया, उसके सर पे छत नहीं है, अपना छत नहीं है, अपनी जमीन नहीं है, तो वो जमीन का पट्टा, जो भूमि का पट्टा है, वो या तो सरकार उपलब्ध करा दे, या टी गार्डन में ही उनके लिए कोई इंतजाम कर दिया जाए। तो हमने तो इस मुद्दे को उसी तरह से उठाया जैसा उठाना चाहिए, और अभी तक जो सरकार ने किया, वो सरकार ने जो किया वो भी फिर से रिमाइंड करा दूं, सरकार ने वही किया कि थोड़ा डेली वेजेस बढ़ा दिया, और उनका चावल सस्ता दर पे दे रही है। इसके अलावा उनका बैंक खाता खुलवाया, जो खुलते के साथ 6,000 रुपए आए। उनकी महिलाओं को कुछ ट्रांसफर हो रहे हैं पैसे, और बच्चियों को जो निजुत मोइना योजना से पैसा और जा रहा है, अरुणोदय योजना से जा रहा है, पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा उनको मिल रहा है, छात्रों को स्कॉलरशिप मिल रहा है, मेधावी छात्रों को, ये सब कुछ उपाय किए गए। लेकिन सवाल है, एसटी का दर्जा उनको मिलना चाहिए, उसका हम लोग पूरा समर्थन करते हैं, और उनको जमीन का पट्टा, अस्थाई पट्टा या अस्थाई रजिस्ट्री मिलनी चाहिए, ताकि वो निश्चिंत होकर काम कर सके। और 226 साल के बाद कम से कम असम को स्वीकारना तो चाहिए अपने भाई बंधु को, वो तो बांग्लादेश से नहीं आए हैं, वो तो अपने ही मूल के हैं, अपने ही देश के हैं। जी, चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करेंगे। तो जो दर्शक इस वीडियो को फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए। कमेंट आप इसी तरह से करते रहिए। आपको जो लगता है कि आपके मुद्दे अगर इस डिबेट में नहीं आ रहे हैं, तो वो भी लिखिए, हम उसको भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। बाकी बने रहिए क्यू वाइब्स के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।